हेलो बालक और बालिकाएं, कैसे हो? ठीक हो? तो आज का लेक्चर जो आपका है, प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके थे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चर्चा करते हैं और प्रॉब्लम चर्चा करेंगे हम लोग कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम हम चर्चा करते हैं, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, याद कीजिएगा। परमिटिविटी एंड हम चर्चा कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। प्रीवियस वीडियो में इसका हम चर्चा कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ध्यान दीजिए। एक रिप्रेजेंट किए थे एप्सिलॉन नॉट के द्वारा, यानी किसका था परमिटिविटी? तो परमिटिविटी था वैक्यूम का या फ्री स्पेस का, यानी कि यह है मेरा परमिटिविटी है, जो एक और नाम दिए थे आप लोग को, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसके लिए है? फॉर फ्री स्पेस या कहिए कि वैक्यूम। और वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वो मिनिमम जो इसका वैल्यू है वो चर्चा कर चुके थे कि 8.854 गुने 10 के पावर -12। मात्रक क्या हो जाएगा? याद कीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम अमाउंट है। क्या है? मिनिमम। अब जब भी माध्यम का होगा, जैसे दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कितना था फॉर्मूला? तो कूलम्ब साहब ने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पॉइंटेड चार्ज के लिए कूलम्ब का नियम जो वैलिड है वो केवल पॉइंटेड चार्ज के लिए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो आवेश के बीच में कुछ ना हो, फ्री स्पेस या वैक्यूम हो, तो आपका जो मीडियम का माध्यम तो इसमें अब रहा नहीं, फ्री स्पेस है, तो इसका जो परमिटिविटी होगा वो कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? मगर यहां पर मान लो कि ये दोनों आवेश को हम पानी में डाल दिया या हवा में हम रखे हुए हैं, यानी मीडियम। मीडियम मीन्स पदार्थ के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर मीडियम रहेगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या वह कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? ठीक है, तो परमिटिविटी का अर्थ अगर देखा जाए तो परमिशन प्लस एक्टिविटी। परमिशन देगा एक्टिविटी करने के लिए। कौन? ये माध्यम, ये मीडियम परमिशन देगा फोर्स लगाने के लिए। ठीक है, यानी एक तरह से आपका परमिटिविटी जो है वो खलनायक की काम करेगा। इन दोनों के बीच में जो प्यार है, और कोई अगर बदमाश आ जाएगा तो उसको क्या कर देगा? प्यार को कम करने लगेगा। उसी तरह से परमिटिविटी वर्क कर देगा। परमिटिविटी भी क्या करेगा? माध्यम का परमिटिविटी जब भी होगा तो आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी से ज्यादा होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर बन जाता है, जो याद रखिएगा कि माध्यम का, मीडियम का केवल हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किए थे,
ग्रेटर देन होगा आपका निर्वात का प्रावैधुता। ठीक है, इसको जब इधर लाएंगे हम तो देखिए तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा ग्रेटर देन 1 या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी करके हम चल सकते हैं। ठीक, याद कीजिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के जो अनुपात होता है उसी को कहा गया था एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी। जो दूसरा नाम क्या था, हाँ बोलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम का जो प्रावैधुता होगा वह हमेशा याद रखिएगा कि निर्वात से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो परमिशन जो है, एक्टिविटी का जो परमिशन है जिसका ज्यादा रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी, तो नेसेसरी कि फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। चाहे ऐसे भी सोच सकते हैं कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, ये बड़ा होते जाएगा तो यह वैल्यू जो क्या होगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम फोर्स यदि मिलेगा दो आवेशों के बीच में, यदि मैक्सिमम अधिकतम बल मिलेगा तो किस में, निर्वात में कि आपका माध्यम में मिलेगा, निर्वात, क्योंकि माध्यम का क्या होता है, परमिटिविटी ज्यादा होता है, वो परमिशन तो कम देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माध्यम, जैसे साफ करके हम चर्चा करते हैं, और ये जो फार्मूला है इसको ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो, दो चार्ज है, पॉइंटेड चार्ज, अभी यह पॉजिटिव है निगेटिव है, अभी चलेगा। ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, यहां पर अभी मेरा कोई भी मीडियम नहीं, यानी फ्री स्पेस है। तो याद कीजिए F इक्वल टू फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यही दो आवेश को अब हम क्या करते हैं, हवा में रखते हैं, देखते हैं कि माध्यम भी इसको प्रभावित करता है कि नहीं करता है। इन्वायरमेंट एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मेरा किसमें है, फ्री स्पेस में है, ये आप कह सकते हैं कि वैक्यूम में। ऐसे एयर का भी लगभग वैल्यू वही होता है। ठीक है, मान लो कि हम पानी में डाल देते हैं, वही डिस्टेंस सेम है, फोर्स वही है। अगर दोनों सेम अमाउंट Q1 है Q2 है तो सेम अमाउंट का Q1 Q2 सेम अमाउंट का सेम डिस्टेंस पर यदि हम मीडियम में डाल देते हैं, माध्यम में रख दिया जाए, तो कूलम्ब साहब ने देखा कि फोर्स जो है पहले के अपेक्षा क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो जरा समझिए, यदि हम मीडियम में इसको रख दें, ये दोनों आवेश को हम कहां रख देते हैं, मीडियम। ये कहां है, वैक्यूम में है, और ये आपका मीडियम है। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा है ना, वो कितना लगेगा, याद करो या प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैक्यूम में है, इसीलिए इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F नट के द्वारा, मतलब यहां पर कोई माध्यम नहीं। ये मेरा मीडियम में लगने वाला बल है, एक M। अब सोचा जाए कि ये दोनों जो बल लगा, ठीक है, आवेश तो सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो ज्यादा लगा कि कम लगा, अभी देखा जाएगा। ये दोनों को हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और जांच करते हैं कि बल मीडियम में ज्यादा लगेगा कि निर्वात में ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो F नट बाई F M
इक्वल टू, देखो तो ए और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दिस बाय दिस, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, जो आप लोग मैथमेटिक ऑपरेशन जानते हैं कि एफ नट बाय एफ एम, गणितीय नियम के अनुसार ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ऊपर कहां, भगवान के पास नहीं, किसके पास, इस 1 के पास आ जाएगा, यानी 1 गुने हो जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कैंसिल। तो हमारा बच गया एफ नट बाई एफ एम इज इक्वल टू, देख लो क्या बच गया हमारा, दिस और दिस चला गया, बच गया एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है, जिसका नाम क्या है बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वह 1 से बड़ा या तो फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो एफ नट, यहां हम वैल्यू उठा देते हैं, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना आया है, एफ नट बाय एफ एम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए तो क्या आया, एफ नट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ एम, या तो माध्यम के निर्वात के बराबर हो सकता है, निर्वात में जो फोर्स लग रहा है तो माध्यम में लगने वाला फोर्स बराबर हो सकता है, मगर जब भी होगा तो निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाला बल से क्या होगा, अधिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो कि वाटर लेके चलते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं कि वाटर का एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है ना, एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं फॉर वाटर के लिए। वाटर कितना था, 81, लगभग 80 भी लेके चल सकते हैं। तो देखिए तो फार्मूला देख लिया जाए, निर्वात के लिए तो फार्मूला वही है, एफ नट इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम के लिए क्या था, एफ, मीडियम के जगह पर मेरा क्या है, वाटर है, तो यहां वाटर लिख देते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर दो, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज सेकंड। क्या आ जाएगा देखिए तो, एफ नट बाई एफ एम, यानी एफ नट बाई एफ डब्ल्यू माने हैं, वाटर में रखा गया है, माध्यम क्या है, जल है, इक्वल टू आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखो तो कितना है, 81, यानी कि दो आवेश के बीच में लगने वाला बल, निर्वात में एफ नट हम मान रहे हैं, और वही दोनों आवेश को सेम डिस्टेंस पर पानी में डाल दिया जाए तो देखिए तो एफ डब्ल्यू गुने 81, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जल रहेगा तो दो आवेश के बीच में लगने वाला जो बल है वो निर्वात में लगने वाला बल से 1/81, यानी इसको लिख सकते हैं एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ नट बाई 81, यानी निर्वात में जो बल लग रहा है उससे 1/81 गुना कम हो जाएगा, है ना। दो आवेश के बीच में बल लग रहा है,
निर्वात में। और जैसे उसको हम वाटर या किसी अन्य माध्यम में डाल देंगे तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखिएगा, परमिटिविटी ज्यादा होगा किसका, माध्यम का। माध्यम का परमिटिविटी निर्वात से ज्यादा होगा, परंतु बल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो हम चर्चा किए हुए हैं ये दोनों पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछते रहता है। ठीक है, माध्यम का जो प्रावैधता है, परमिटिविटी, वो निर्वात से ज्यादा है, इसीलिए परमिशन उसको कम देता है। इसीलिए वाटर में अगर कोई चीज को डिसॉल्व कराते हैं तो वह आसानी से आयनीकृत हो जाता है, आयन में बदल जाता है। कारण क्या कारण है कि जल को हम लोग किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में। तो उसका रीजन क्या है, तो इसका यही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और ज्यादा है तो दो आवेश के बीच में जो बल लग रहा था वैक्यूम में और पानी में जैसे उसको डाल देंगे हम, जैसे मान लो कि नमक है NaCl प्लस और माइनस है, ये मान लो कि अभी एयर में रखा हुआ है, तो इनके बीच का बल, ठीक है, और जैसी वाटर में जैसे हम डाल देंगे तो इनके बीच क्या आ जाएगा, माध्यम आ जाएगा। और माध्यम का प्रावैधता जो होता है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कम हो जाएगा। बल कम हो जाएगा तो सोडियम आयन अलग और क्लोरीन माइनस आयन अलग, मानो आसानी से आयनीकरण कर सकते हैं। माध्यम का प्रावैधता अगर अधिक है तो आसानी से हम आयनीकरण कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या अप्लाई होगा आगे चलकर। ठीक है, अब चर्चा करते हैं जो एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम दिया हुआ है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कुछ दे दिया है, दो पॉइंटेड चार्ज है। वह जो पॉइंटेड चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है, चार्ज है। तो इनके बीच में लगने वाला बल, पहले सोचिए कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं तो चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मगर क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, अवश्य होता है। तो मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना था। मगर क्या करोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। फार्मूला तो दोनों के लिए क्या है, चार्ज के लिए फार्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो मीडियम हम जो लेके चल रहे हैं कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फंडामेंटल चार्ज गुने हो जाएगा फंडामेंटल चार्ज बटा डिस्टेंस, मानकर चलो इनके बीच का दूरी r है। ये इसके पास मास है तो नेसेसरी है कि क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फार्मूला क्या होता है, 9th क्लास 10th क्लास में भी पढ़ोगे कि कैपिटल G M1 M2 बाई R²। यहां चलिए अभी हम लेके चलते हैं Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, यह फोर्स मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत। ये मेरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण है ना, तो इसको हम कैपिटल G यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, आप लोग तो जानते ही हैं कि फंडामेंटल चार्ज जो होता है
वो कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 38 केजी होता है। ठीक है, आइए पूछ देता है बराबर कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, व्हाट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों फोर्स में कौन ज्यादा बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। इस प्रॉब्लम से हम लोग ये भी चर्चा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है। क्लियर है। खैर मास अगर चेंज है बहुत ज्यादा तो अलग की बात है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को इक्वेशन बना लेते हैं। जब समीकरण फर्स्ट बाई सेकंड डिवाइड करते हैं, एफ ई बाई एफ जे, दिस इज द, ऊपर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 फंडामेंटल चार्ज E गुने E बटा R स्क्वायर G M1 M2 क्या है, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास देख लीजिए ME, और ये भी मेरा क्या है ME बाई R स्क्वायर, दिस इज द कैंसिल। ठीक है, तो हमारा पास इसका वैल्यू आपको मालूम है कि कितना होता है। ठीक है, इसका वैल्यू जानते हैं कि 9 गुने 10 के पावर 9, फंडामेंटल चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर बटा इसका वैल्यू जी का, याद करो जी का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 6.67 गुने 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 का हो जाएगा होल स्क्वायर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये भी एक तरह से कांस्टेंट राशि है, जैसे ये भी क्या है, कांस्टेंट राशि। ये दोनों में अगर देखा जाए वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना है 9 गुने 10 के पावर 9, और जी का, कैपिटल जी का वैल्यू देखिए तो कितना है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अवश्य ही कम आएगा, किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो थोड़ा सा ड्राइव हल्का सा कर देते हैं। देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो एफ ई बाई एफ जी का वैल्यू लगभग जो आएगा 10 के पावर 42, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो आता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो अगर देखा जाए तो आपका 10 के पावर 42 गुने हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के पावर 42 गुना इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल, यदि मान लो कि चार्ज है, पॉइंटेड चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, और एक चार्ज जो आपका है वो आपका है एक
प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं, पूछ देता है न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मास भी तो होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं, चार्ज भी जानते हैं, प्रोटॉन का भी चार्ज कितना, सेम, वही पॉजिटिव निगेटिव में अंतर रहेगा। मगर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 उन्हें 10 के पावर -31 केजी, और 1 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 10 के पावर बोला जाए -27 केजी, लगभग लेके चलिएगा, 10 के पावर -31, 10 के पावर -27। तो इसका जो आपका आता है वैल्यू, कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 10 के पावर आएगा 39। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम की ओर चर्चा करते हैं। पॉइंटेड चार्ज कि दो पॉइंटेड चार्ज है, एक Q1 और एक आपका है Q2। इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है, मान लो कि मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्या करेगा, धक्का, माइनस अपने अट्रैक्ट करेगा। आगे चर्चा करेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर क्यों F1 ले लेते हैं। जब भी फोर्स लगेगा तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, लाइन के अनुदिश लगेगा, ठीक है। दिस इज द F2, ठीक है। यदि मान लो कि 3 मेरे पास पॉइंटेड चार्ज है, प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा हम कर चुके हैं कि कैसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा। मान लेते हैं A, B, C, यहां पर चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, यहां भी चार्ज जो है +1 माइक्रोकूलम, यहां भी है +1 माइक्रोकूलम। उस देगा कि बिंदु A पर कुल विद्युत बल कितना होगा। किस पर, A पर भी पूछ सकता है, B पर, C पर, जिस पर पूछते हैं। अगर इस पॉइंट पर पूछता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज ए पर एट ए, इस पर चार्ज कितना होगा, तो सोचेंगे कि ये दोनों पॉइंटेड चार्ज है। याद करो अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, कि हम वेक्टर अलजेब्रा जो आपका है उसके अनुसार हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे। बी के कारण तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। मान लो कि डिस्टेंस सबका ए ए ए दे दिया, ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो मान लेंगे कि इसके कारण जो फोर्स लगा एफ बी, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है एफ सी, तो टोटल फोर्स जो होंगे वेक्टर के फॉर्म में वो क्या होता है, अन्य सदिशों के योगफल के बराबर, यानी कि एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, क्लियर डिफाइन किया हुआ है। एफ बी यदि हमको निकालना है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको ऐसा करते हैं, के लेके चलते हैं, छोटका के है, बड़का नहीं, बड़का है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्या था, कूलम्ब कांस्टेंट, क्लियर है, गुने 1 माइक्रोकूलम
मीन्स कितना 10 के पावर माइनस 6 कूलम गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम बटा क्या जी आर स्क्वायर ए स्क्वायर। उसी तरह से एफ से भी निकालिए, ठीक है, एफ से भी निकालिएगा। तो देखिए दोनों तो चार्ज सेम है, तो एफ से भी आ जाएगा आपका के गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम बाई हो जाएगा एस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा। सदिश योग का नियम कहता है कि जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वह अन्य वेक्टरों के योगफल के बराबर होता है। एक चीज और देख लीजिए, ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एफ बी का जो वैल्यू है वह एफ सी के बराबर है। कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो ही सकता है, मगर यहां पर अमाउंट सेम आ रहा है, ठीक है। याद कीजिए, इसका अगर हम मोड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे, तो मोड लगा दिया, अंडर रूट हो जाएगा एफ बी का होल स्क्वायर एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी गुने कॉस थीटा। थीटा देखिए समबाहु, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो प्रत्येक कोण क्या होते हैं बराबर। कितना डिग्री 60 60 60, तो इस 60 तो कितना होगा 60, वहां बैठा दो cos 60, कैलकुलेट कर लो बालक, कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। यहां पर एफ बी और एस सी बराबर लेके चल, क्योंकि सेम अमाउंट में है वो, तो एफ नेट इजकल टू आ जाएगा, देख लो एफ सी की जगह पर एफ बी लिख दे, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट एफ बी का होल स्क्वायर एफ बी का होल स्क्वायर 2 एफ बी का होल स्क्वायर cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से पॉइंटेड चार्ज से रिलेटेड हम प्रॉब्लम, ये समबाहु त्रिभुज दे देगा, या आपको कोई एक आयत दे देगा, या वर्गाकार दे देगा, और पूछेगा कि नेट फोर्स ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे कूलम का नियम। तो कूलम का नियम जो वैलिड है, यानी लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, इसका लिमिटेशन है, क्योंकि बार बार हम बोल रहे थे पॉइंटेड पॉइंटेड पॉइंटेड, यानी कि यह वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंटेड चार्ज, पॉइंटेड चार्ज बिंदुवत आवेश के लिए है, पॉइंटेड चार्ज होना चाहिए, है ना, यानी कि एकदम पॉइंट, पॉइंट तो समझते होंगे, एकदम छोटा सा कण के बीच में लगने वाला फोर्स ही हम ज्ञात कर सकते हैं। मगर मान लो कि अगर कोई बॉडी इस प्रकार का है और इसके सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, यानी ये चार्ज हो गया कंटिन्यूअस और ये चार्ज हो गया डिसकंटिन्यूअस। याद करो, चार्ज क्रिएट होता है आपको किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस। मगर अगर हम पूरे को अगर देखा जाए तो काफी नजदीक नजदीक है, यानी वही हटा हटा कर सटा सटा कर, दूर से देखो तो लगेगा कि ये दोनों सटा हुआ है, काफी नजदीक से देखो तो दूर है, ठीक है। तो हमको जनरली जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा कूलम का नियम वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपके पास बाबा हैं, कौन सा बाबा, गॉस,
इस तरह का हम लोग जो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गॉस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा जान लीजिए, ये वैलिड है कि मान लो कि दो चार्ज है Q1 और Q2, अगर दोनों चार्ज रेस्ट में है तब तो आप कूलम के नियम से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं, है ना। रेस्ट टू चार्ज, दो चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, या एक आपका रेस्ट में नहीं मिस्टेक, रेस्ट टू चार्ज या दोनों चार्ज आपको क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। दोनों चार्ज जैसे मान लो Q1 और Q2 दोनों रेस्ट में है तो कूलम का नियम क्या अप्लाई होगा, या तो दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गतिशील है, समान चाल से, तो फिर आप कूलम का नियम अप्लाई कर सकते हैं, यानी मोशन रहे तो दोनों चार्ज में। मगर हम कहें कि एक आपका रेस्ट चार्ज है और एक आपका मोशन में है चार्ज, है ना, वन चार्ज रेस्ट और एक और चार्ज जो है दूसरा कहो अनदर चार्ज, है ना, अनदर या वन चार्ज, वन चार्ज क्या हो, मोशन में हो, तो फिर आपको कूलम का नियम नहीं, दोनों रेस्ट में, दोनों गतिशील में, या तो फिर वो होना चाहिए पॉइंटेड चार्ज। क्लियर है। तो कूलम का नियम यहां तक समाप्त होता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर समान मैग्नीट्यूड मिल रहा है। Q1 इस पर कितना बल लगाया और Q2 Q1 पर कितना बल लगाया तो हमारा समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो समान दिखाई दे रहा है। यहां भी अगर सेम डिस्टेंस इधर भी रहेगा तो उतना ही बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल यानी Q1 एक्चुअल में कितना बल लगा सकता है, ठीक है, इससे पता नहीं चल पा रहा था, पूरा क्लियरफाई नहीं हो रही थी। दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पूरा क्लियरफाई नहीं हो रहा था। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगेंगे जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। खैर चार्ज तो होना ही चाहिए, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी क्या लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, ठीक है। जैसे दो द्रव्यमान है, एक पृथ्वी है, मान लो कि चौक, ये छोड़ते हैं तो नीचे की ओर जा रहा है। इसमें तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं बहुत आसानी से कि सर आम पका हुआ था, टूटा, नीचे आ गया, काहे भाई, तो गुरुत्वाकर्षण। यहां दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है इसको इमेजिन कैसे करेंगे। खैर इलेक्ट्रॉन को तो हम देख नहीं सकते हैं, चार्ज को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो इसको इमेजिन करना बहुत ही आसान है। और प्रतिदिन आपके पास है मोबाइल, है ना, कोई कॉल करता है तो आपका रिंग बजने लगता है, नो 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 नो, तो क्या है, आपका मोबाइल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में था। यानी कि सिंपल भाषा में कही कि आपका मोबाइल अगर उस रेंज में ना, कहते हैं कहीं फोन लगाते हैं तो नहीं पकड़ता है तो बोलता क्या है, कवरेज एरिया से बाहर है। वो कवरेज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका मोबाइल रहेगा तब वह आके फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो उसमें क्या आएगा, मोशन आएगा, गति आएगा, और गति आने से करंट, या आप कह सकते हैं कि ऑसिलेट करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे रेडिएशन निकल लगेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर, ठीक है। तो आज का
टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब, ये 3 चीज प्रत्येक वीडियो, जितना भी वीडियो देखते हैं वो वीडियो में जरूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में जो लिखना हो, अति सुंदर, अति खराब, जो लिखना हो, अनलाइक करना हो अनलाइक कीजिए, मगर कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।